क्या दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, उन कदमों की सराहना की जानी चाहिए। ऐसा लगता है कि ऑड इवन कार्यक्रम जिसे 13 तारीख से दिल्ली सरकार लागू करवाना चाह रही थी, उस पर इससे पहले कि आम जनता अपनी प्रतिक्रिया सामने रखे, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ही अरविंद केजरीवाल की सरकार को जबरदस्त झाड़ लगाई है। और झाड़ इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार के इस कदम का कोई भी ठोस नतीजा बाहर निकले, इसके बारे में हर किसी को संशय है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की सरकार को कई मामलों पर एनजीटी ने कटघरे में खड़ा किया है, सवाल पूछे हैं, और ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास जवाब देने के लिए कोई मुंह बचा ही नहीं है। ऑड इवन फॉर्मूला कितना ओके? दिल्ली सरकार ने 5 दिनों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का खाका खींचा है, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले पर एनजीटी का ब्रेक लग सकता है। एनजीटी ने ऑड इवन फॉर्मूला फिर से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। एनजीटी का कहना है, ऑड इवन का ऐलान क्यों हुआ जब सीपीसीबी और डीपीसीसी इस पर सवाल उठा चुके हैं। एनजीटी का निर्देश है कि ऑड इवन असरदार हो तभी इसे लागू करने पर अमल किया जाए। एनजीटी का ये भी कहना है कि प्रदूषण रोकने के लिए 100 उपाय सुझाए गए, सिर्फ ऑड इवन ही क्यों चुना गया। एनजीटी ने 2 टूक कहा है कि दिल्ली सरकार साबित करे कि ऑड इवन से प्रदूषण रुका था, नहीं तो इस पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि सीपीसीबी की खुद की रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट हैं, जहां पर यह पाया गया पिछली बार कि जब ऑड इवन केजरीवाल सरकार ने लगाया था, दिल्ली गवर्नमेंट सरकार ने लगाया था, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। दिल्ली सरकार से एनजीटी ने कुछ और भी मुश्किल सवाल किए हैं। एनजीटी ने पूछा है कि ऑड इवन फॉर्मूला सोमवार से क्यों लागू हो रहा है, जब प्रदूषण का स्तर ज्यादा था तब इसे लागू क्यों नहीं किया गया। 2 पहिए वाहन को नियम से बाहर रखने का मतलब क्या है? महिलाओं को ड्राइविंग की छूट क्यों है? वीवीआईपी को भी छूट क्यों दी गई है? तो कल फिर से दोबारा इस केस की, स्पेशली सिर्फ इसी केस की एक छुट्टी वाले दिन, बेसिकली एनजीटी में शनिवार को छुट्टी रहती है, मगर सिर्फ एयर पॉल्यूशन को देखते हुए, एनवायरमेंटल इमरजेंसी को देखते हुए और ये ऑड इवन की स्कीम जो लागू होने वाली है, इस सभी चीज़ों को देखते हुए कल एक स्पेशल बेंच बैठ रही है। एनजीटी ने यह भी कहा है कि सुनिश्चित हो कि आसपास के इलाके में पराली नहीं जलाई जाए। अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार अफसर के खिलाफ जुर्माना लगाया जाए। साथ ही कंस्ट्रक्शन के दौरान नियम तोड़ने वाले बिल्डर्स पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। 1 साल बाद प्रदूषण पर रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने फिर वही फार्मूला निकाला, ऑड इवन का, लेकिन इस बार एनजीटी का रवैया सख्त है। दिल्ली सरकार को पहले एनजीटी में ये साबित करना होगा कि आखिर अब इस स्कीम को लागू करने से क्या फायदा होने वाला है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑड इवन पर एनजीटी ब्रेक भी लगा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार के एक बड़े ऐलान की कलई तो इस तरीके से एनजीटी ने खोल दी, लेकिन इतना ही नहीं, एनजीटी ने कई और संगीन मामले उठाए हैं। सबसे पहले तो ये पूछा गया, जैसा कि हमने आपके सामने प्रदर्शित किया, कि एनजीटी ने पूछा कि अचानक ऑड इवन का ऐलान क्यों किया गया। दिल्ली सरकार का कहना था कि प्रदूषण रोकने की कोशिश है। कितना लचर जवाब है, आप समझ सकते हैं। आम लोगों की जिंदगी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये एनजीटी का कहना था। तो दिल्ली सरकार ने जवाब दिया कि प्रदूषण से निजात पाने के लिए लोगों को कुछ तो मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। अभी आप समझिए, ये दलील चल रही है। बसों की जबरदस्त किल्लत है दिल्ली में, डीटीसी के पास उपयुक्त मात्रा में बसें नहीं हैं, तो ऐसे में दिल्ली सरकार कह रही है कि 500 नई बसों की व्यवस्था कर दी जाएगी। क्या रातों रात बस टपक पड़ेंगे दिल्ली सरकार के पास? उसके बाद यह कहा गया कि ऑड इवन को पिकनिक की तरह क्यों समझती है दिल्ली सरकार? तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने कहा, नहीं जनाब, हम इसे बहुत संजीदगी से लेते हैं। क्या इसमें से कोई भी दलील आपको वाकई में गली के नीचे उतरती हुई दिखाई देती है? तमाम तरह की ये दलीलें पेश की गई और हर बार अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से जो भी जवाब रखा गया वो अपने आप में कहीं भी माकूल नहीं था। इसमें कोई शक नहीं है कि अब इस पर सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है, क्योंकि विरोधियों को अब अरविंद केजरीवाल की सरकार पर निशाना साधने का एक बढ़िया मौका मिल गया है। तो ये व्यक्ति वो हैं जो कि धूर्ततापूर्ण राजनीति करते हैं, लोगों को धोखा देना इनकी आदत में है। और पिछले ऑड इवन का नतीजा जो है वो निकाल लीजिए कि उससे दिल्ली का पोल्यूशन कितना कम हुआ था। ये फिर एक उस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑड इवन से सिर्फ ट्रैफिक का मैनेजमेंट होगा,
ट्रैफिक कम चलेगा सड़कों के ऊपर, लेकिन पोल्यूशन उससे कम नहीं होगा। इवन कोई सोल्यूशन नहीं है, और शायद 1% 2% कम कर दे वो कर दे, लेकिन उसके साथ साथ कोई हल नहीं निकलता है, कोई लॉन्ग टर्म हल नहीं निकलता। और वो ऐसी चीज है कि जब कुछ ऐसा हुआ तब कर दिया, जब कुछ हुआ तब उस पर करना, ये मेरा ख्याल में गलत है। ये दूसरा साल है जब हम इतना सफर कर रहे हैं, पिछले साल भी हुआ था, तब भी इन्होंने ऑड इवन लगाया था, और वो ऑड इवन की वजह से नहीं ठीक हुआ था, समय की वजह से ठीक हुआ। शीला दीक्षित यहां पर सवाल जरूर खड़े कर रही हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने क्या किया, शायद कुछ भी नहीं। लेकिन व्हाट्सएप पर जो जिस तरह की तमाम चुटकियां चल रही हैं, एक आपको और चुटकी सुना देते हैं। ये बहुत जबरदस्त वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है, कब तक जिंदगी काटोगे सिगरेट, बीड़ी और सिगार में, कुछ दिन तो गुजारो हमारे दिल्ली और एनसीआर में। आप समझ ही गए होंगे कि आखिरकार किस तर्ज पर इस तरह की बातें चल रही हैं। दरअसल पूरे के पूरे एनसीआर को अगर आप देखें तो एनसीआर में एनजीटी के द्वारा लिए गए तमाम फैसलों को सरकार ने कभी ध्यान दिया ही नहीं। न दिल्ली सरकार ने, न ही गाजियाबाद और नोएडा के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और गुड़गांव और फरीदाबाद के लिए हरियाणा की सरकार ने। एनजीटी के किसी भी फैसले को इन सरकारों ने कभी नहीं माना, और यही वजह है कि आज हम इस गैस चेंबर में हैं। लेकिन एनजीटी भी क्या करे, सिर्फ फैसले दे सकती है, उसे कार्यान्वित तो सरकार ही कराएगी ना। धुआं धुआं दिल्ली के आगे पूरा सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इस तरह का धुंध वाला मौसम पहली बार हुआ है। दिल्ली के लोग इस तरह के धुंध वाले मौसम में जीने के आदी हो चुके हैं। शायद इस साल में कोई दिन होता हो जब दिल्ली की हवा प्रदूषण से मुक्त होती हो। पिछले साल भी इसी तरह दिल्ली के ऊपर धुंध वाले मौसम ने कहर बरपाया था, और इस साल फिर ये मौसम जानलेवा साबित हो रहा है। दिल्ली के इस प्रदूषण पर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट पहले भी फटकार लगा चुका है, लेकिन हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हमारे हुक्मरानों ने कोई सबक नहीं लिया। एनजीटी पहले भी प्रदूषण से जुड़े 8 अहम आदेश दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी 3 साल से केंद्र और दिल्ली सरकार को लगातार निर्देश दे रहे हैं। तीनों कोर्ट ने 44 से ज्यादा बार अलग अलग ऑर्डर दिए हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट 3 साल में 18 से ज्यादा आदेश जारी कर चुका है। हाई कोर्ट की तरफ से 18 आदेश जारी हो चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट राजधानी को गैस चैम्बर बता चुका है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी 40 बार मीटिंग हो चुकी है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में हालात नहीं बदल रहे। प्रदूषण से हालात खराब है। पराली जलाने और तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर पाबंदी है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप खुद देखिए। विजिबिलिटी अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि सड़कों की हालत यहाँ पर है क्या। उड़ती धूल बीमार नहीं, बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है, और इसका असर राजधानी दिल्ली में भी बिल्कुल पड़ना वाजिब जो है वो नज़र आती है। और किसी तरह का कोई इंतज़ामात यहाँ नहीं है। निर्माण कार्यों की अगर बात करें तो एनजीटी के आदेश हैं कि निर्माण कार्य जो हैं वो पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर में बंद कर दिए जाएं, और दूर तक, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि आपको दिखाएं, दूर तक जहाँ तक नज़र आप डालेंगे यहाँ निर्माण कार्य चारों तरफ चलते नज़र आ जाएंगे। हज़ारों लाखों की संख्या में जो फ्लैट हैं वो यहाँ तैयार हो रहे हैं। लोग कूड़ा कचरा भी जला रहे हैं और कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। नोएडा के सामने कूड़ा चलता जो है वो नज़र आ जाएगा, और आदेश जो एनजीटी का दिया है उसका पालन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो अपने आप में ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि सिर्फ आदेश जो हैं वो कागज़ों तक ही सीमित रहते नज़र आते हैं। दिल्ली ही नहीं, पड़ोसी राज्य भी इस हालात के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। हरियाणा हो या फिर पंजाब, किसान जब खुलेआम यहाँ फसलें जलाते हैं तो उन्हें कोई रोकने की जहमत नहीं उठाता। पंजाब के मुख्यमंत्री तो इस मामले में किसानों के साथ खड़े नजर आते हैं। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਝ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ मीटिंग 'ਚ। जाहिर है प्रदूषण को रोकने वाले नियम और कायदों की जमीनी हकीकत क्या है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। दिल्ली के आसमान में छाई धुंध इसी बात का जीता जागता सबूत है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली।
हम सब जानते हैं कि सरकार की तरफ से जो कोशिशें रहीं वो कितनी नाकाम रहीं, या यूं कहें कि कोशिशें रही ही नहीं। आखिरकार मौसम देवता ने ही दिल्ली और उसके आसपास के रहने वाले लोगों के लिए राहत भेजी है, क्योंकि मौसम विभाग ये मान रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में स्मॉग से राहत मिल सकती है। प्रदूषण को लेकर मौसम विभाग का अनुमान है कि हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में अभी तक सुधार हुआ है और कल के मुकाबले आज आसमान काफी साफ था। दिल्ली और एनसीआर में स्मॉग के हालात में सुधार है और 14 तारीख को पंजाब और हरियाणा में बारिश के आसार हैं। 14 और 15 तारीख को दिल्ली और एनसीआर में भी बारिश के आसार हैं, जिसकी वजह से धूल के कण जमीन पर बैठेंगे और स्मॉग की यह परिस्थिति जो निर्मित हुई है इससे काफी राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर का एरिया है, वहाँ पर इफेक्ट करेगा। उसके साथ ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनना, विंड पैटर्न आप देख रहे हैं, तो इसके एसोसिएशन में मॉइस्चर हमारे पास अरेबियन सी से आएगा, जिसके एसोसिएशन में पंजाब में, हरियाणा में और नॉर्थ राजस्थान में काफ़ी रेनफॉल होने की संभावना है। और साथ साथ जो WD जो है उसके एसोसिएशन में जम्मू कश्मीर और HP में भी बारिश होगी। ये बारिश हमें 14 तारीख को रियलाइज होने की संभावना है। साथ ही ये जैसे सिस्टम आगे थोड़ा सा मूव करेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि 15 तारीख को भी ये एक्टिविटी होगी, जो कि आपकी नॉर्थ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ जो दिल्ली NCR का एरिया है उस दिन भी होने की संभावना है। तो दिल्ली NCR में आप 15 तारीख को लाइट रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि लाइट रेनफॉल होने के बाद हमारे पास जो आप एटमॉस्फेयर में आप पॉल्यूटेंट हैं वो डेफिनेटली नीचे आएंगे, तो इससे जो हमारा पॉल्यूशन लेवल है वो भी कम होगा और साथ में विजिबिलिटी भी काफ़ी इंप्रूव होगी। अहो भाग्य हमारे कि इंद्रदेव हमारे ऊपर कृपा करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को अब कृपा करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। आइए अब बात करते हैं GST की। बहुत बड़ा फायदा हुआ है GST की दरों की कमी की वजह से, क्योंकि 177 आइटम निकाले गए हैं 28% के टैक्स की दर के बाहर। जाहिर सी बात है, इससे आप गुजरात के चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं। गुजरात के चुनाव में GST एक बड़ा मुद्दा बन चुका था और ऐसे में व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज चल रहा था। अब 177 आइटम निकाले जा चुके हैं, सिर्फ 50 आइटम बचे हैं जिन पर 28% टैक्स है। लेकिन इसे भी आप सरकार की जिद ही कह सकते हैं, क्योंकि इन 50 आइटम को भी 28% के ब्रैकेट में रखकर सरकार को राजस्व कितना मिलेगा? 18% कर दें, हर किसी के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा। च्युइंगम, चॉकलेट, आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, गिनते जाइए और मुफ्त की बाहर लेते जाइए। चुनावी मौसम गुजरात में है, लेकिन आपके लिए खुशियों की सौगात गुवाहाटी से आई है। GST की 23वीं बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे आपकी जेब का बोझ कुछ हल्का होगा। काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए 28% के GST स्लैब से 227 में से 177 उत्पादों पर टैक्स रेट को 28% से घटाकर 18% कर दिया। सैनिटरी, सूटकेस, वॉलपेपर, प्लाईवुड, स्टेशनरी आर्टिकल, घड़ी, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, आफ्टर शेव, डिओड्रेंट, वॉशिंग पाउडर, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे कई उत्पादों पर अब 18% GST लगेगा। हालांकि पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और सीन प्रोडक्ट पर अब भी GST की दर 28% ही रहेगी। एक तो जो सेस आइटम्स हैं, जिसमें लग्जरी आइटम्स या सिन गुड्स आते हैं, वाइट गुड्स आते हैं, और कुछ अन्य गुड्स हैं, ऑटो पार्ट्स के हैं, एयरक्राफ्ट्स के हैं, यॉट्स के हैं, कंस्ट्रक्शन में सीमेंट और पेंट है। इनके अतिरिक्त जितने आइटम्स हैं, काउंसिल ने यह फैसला किया कि उनको लोअर कैटेगरीज में डाल देना चाहिए। इस कदम से सरकार को सालाना करीब 20 से 24 हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान हो सकता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि आम लोगों के लिए ये बेहद जरूरी और राहत भरा कदम है। खास करके जो लग्जरी गुड्स हैं, जैसे एयर कंडीशनर, फ्रिज हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, या फिर वैसी चीजें जिन पर पहले भी 30% से ज़्यादा टैक्स लगता था, तो वैसी चीज़ों को छोड़कर बाकी अधिकांश चीज़ें जो हैं वो 18% की श्रेणी में आ गई है। 8% की स्लैब सिन गुड्स को छोड़ के होनी नहीं चाहिए, तो हम कुछ लोगों ने इसको प्रेस किया था, बट कुछ लोगों का मानना था कि अभी सारी जगह से 28% हटाना मुश्किल है, लेकिन 10-12 आइटम्स और जो इन्होंने प्रपोज किए थे उससे ज़्यादा और चीज़ों से हटाया गया है। तो अभी 50 आइटम्स पर अभी बाकी रहेगा 28%।
4 महीने में टैक्स की दर में इस बदलाव से सरकार ने ये संदेश दिया है कि जीएसटी पर वो अड़ियल रुख की बजाय सबको साथ लेकर चलने की रणनीति पर यकीन कर रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर जीएसटी 28% पर था, इसलिए लगातार विरोध प्रदर्शन का सामना सरकार को करना पड़ रहा था। यहां तक कि व्यापारी भी प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में पुनर्विचार किया गया और 23वीं बैठक में 28% से घटाकर 18% लाने का प्रावधान रखा गया और सरकार अब इसको आगे इंप्लीमेंट करने की तैयारी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन। महाराष्ट्र में जब यूपीए की सरकार थी तो किसान हत्या और किसान आत्महत्या को लेकर लगातार खबरें आप देखा करते थे, लेकिन पिछले 3 साल में शायद ऐसी बहुत कम खबरें आपने देखी होंगी। और वो इसलिए नहीं क्योंकि किसानों ने आत्महत्या करनी बंद कर दी है, लेकिन किसान आत्महत्या आज भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। मुंबई की यह तस्वीर हम अभी आपके सामने दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय के बिल्डिंग पर एक किसान जा चढ़ा और वहां पर उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। मंत्रालय की बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर यह शख्स यही बता रहा था कि वो एक किसान है और सरकार किसानों की मुश्किलों को हल करने के बजाय चैन की नींद सो रही है और इसलिए वो बेहतर समझता है कि कूद कर अपनी जान दे दे ताकि कम से कम मुंबई में बैठी महाराष्ट्र की सरकार की सनद जागे। आज भी महाराष्ट्र में 3 से 4 हजार किसान प्रति वर्ष आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार ऐसी है कि कुछ भी न सोचती है और न कहती है। और अब आपको दिखा रहे हैं रांची से बेंगलुरु जा रहे एक एयरलाइन की ये तस्वीर, जहां एक महिला पैसेंजर के साथ एयर एशिया के स्टाफ ने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि हद तरीके की बदतमीजी भी की। यह घटना 3 नवंबर की बताई जा रही है। महिला एयर एशिया की फ्लाइट नंबर 1585 से सफर कर रही थी। आरोप है कि इस दौरान एयरलाइन के 3 कर्मचारियों ने उसके साथ बदसलूकी की। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई और उसने इस बाबत रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, लेकिन एयर एशिया ने अभी तक इस पर कोई सफाई नहीं दी है। I was feeling like my modesty has been hampered. I was molested by the steward, and I was threatened that I'll get you off-boarded. In the middle of the flight, I didn't know what to do because nobody was listening to me. They were like already ganged. ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बारे में कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। अब जरा ये समझा दीजिए कि योग का क्या मजहब हो सकता है। क्या योग हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है? क्या है योग? योग को लेकर अब जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। रांची में एक मुस्लिम योग टीचर को जान से मारने की धमकी दी गई है। योग न सिखाने के लिए फतवा जारी करने की बात कही जा रही है। हालांकि यह फतवा है या नहीं, इस पर अभी औपचारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि योग का विरोध हमारे देश में कोई कैसे कर सकता है, खास करके तब जबकि तमाम इस्लामिक देशों में योग बाकायदा सरकारी तौर पर लोगों को सिखाया जा रहा है। लेकिन हमारे देश के मुसलमानों का एक तबका ऐसा है जो न जाने कौन सी सदी में अटके पड़े हैं, जो हर बात का विरोध बस विरोध के नाम पर करते हैं। योग किया तो जान से मारने की धमकी, योग किया तो फतवा जारी, योग सिखाया तो घर पर पत्थरबाजी। रांची की महिला योग टीचर राफिया नाज कट्टरपंथियों के निशाने पर है। योग करने और सिखाने की वजह से उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। राफिया को योग छोड़ने की धमकी दी जा रही है। कुछ अराजक लोगों ने राफिया के घर पर पथराव भी किया, लिहाजा प्रशासन ने राफिया की सुरक्षा में पुलिस वालों को तैनात कर दिया है। लेकिन राफिया का कहना है कि वो इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। जैसे मुझे धमकाया गया तो लोग सोचेंगे मैं योग छोड़ दूं, इसलिए मुझे धमकी मिली होगी। ठीक है, कई बार रोड चलते चलते अरे तुमको तो बता दे, कई बार जान से मारने की धमकी, तो वो सब क्या है, वो सब सिर्फ धमकी है। योग टीचर राफिया के खिलाफ फतवे पर इस्लाम के जानकारों की भी अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग फतवे को जायज ठहरा रहे हैं तो कुछ लोग योग और मजहब को अलग अलग चश्मे से देखने की अपील कर रहे हैं। कि फतवा असल में शरई हुक्म को बोलते हैं, तो शरई हुक्म जो उलमा देते हैं वो कुरान हदीस से इस्तिंबात करके फिर देते हैं। तो योगा मुफीद चीज़ है, लेकिन उसको सियासी रंग देना या किसी ख़ास मज़हब से जोड़ना, तो ये ऐसा है कि इससे नफ़रतें पैदा होती हैं। और लेकिन अगर ये फतवा है तो उसकी कदर करनी चाहिए। देखो कुछ सिर फिरे लोग हर मजहब में होते हैं। आज
इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के सऊदी अरबिया तक सब जगह मुसलमान योग कर रहे हैं। योग तो एक फिजिकल एक्सरसाइज है। योग निरोगी तन निरोगी मन के लिए एक अच्छी विद्या है, तो उसमें किसी भी प्रकार का मजहब को आड़े नहीं लाना। एमकॉम की छात्रा राफिया को बचपन से ही योग करना पसंद है। इन दिनों राफिया एक आश्रम में 10वीं कक्षा तक के छात्रों को योग सिखाती है। इंटरनेशनल योग दिवस से लेकर तमाम अवसरों पर राफिया को सम्मानित भी किया जा चुका है। योग गुरु रामदेव के साथ राफिया योग कर चुकी है। राफिया के मुताबिक जो लोग इस्लाम को नहीं जानते वही धमकी दे रहे हैं। जो लोग शायद इस्लाम के बारे में नहीं जानते वो लोग मुझे डराना चाह रहे होंगे, इसलिए वो धमकियां दे रहे, क्योंकि आप अगर अच्छा काम करते हो तो पैर पकड़ के खींचने वाले 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। योग का कोई मजहब नहीं होता और इसी संदेश को राफिया लोगों तक पहुंचा रही है। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को राफिया की ये कोशिश रास नहीं आ रही। टीम न्यूज नेशन। हमारा देश बड़ा विचित्र है। हम हर मुद्दे पर और कहीं ना कहीं से राजनीति ढूंढ ही लेते हैं।